जी तिलावत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब की अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेज़गारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम रखते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फ़लाह और निजात पाने वाले हैं। काफ़िरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान ना लाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनकी कानों पर मोहर कर दी है और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्लाइड्स शो हो रही हैं, स्क्रीन शो हो रही है। जी सर हो रही जी सर हो जी जी हो रही बीपीएससी पास पेपर 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने पार्ट 1 इसका पेपर 1 डिस्कस किया था। स्पीड थोड़ी हम तेज़ करेंगे आज इंशाल्लाह ताला, चैप्टर 1 भी डिस्कस करेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि फ़र्स्ट आवर में 2 पेपर हम करें और सेकंड आवर में हम इंशाल्लाह ताला एक चैप्टर को लाजमी आज हम कवर करेंगे। कल से कोशिश करेंगे क्लासेस शायद 2 हो जाएँ। पार्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस आइटम दैट आस्क द क्वेश्चन और पोजेस द प्रॉब्लम इज़ कॉल्ड स्टेम। MCQs की जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट होती है, जैसे ये ख़ुद मौजूद है, यही लाइन पहली लाइन, तो इसको हम स्टेम कहते हैं। स्टेम, और इसका जो दुरुस्त जवाब है, जैसे ये स्टेम दुरुस्त जवाब है तो इसको आंसर कहा जाता है, और बाकी जो तीनों हैं इनको डिस्ट्रक्टर कहा जाता है। कलेक्टिवली चारों को ऑप्शंस कहा जाता है। रॉन्ग आंसर ऑफर्ड एज अ चॉइस इन मल्टीपल चॉइस आइटम इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टर। ये क्लोज, स्टेम और प्रेमिस, ये 3 क्वेश्चन आ चुके हैं इम्तिहान में, बल्कि अक्सर आते हैं। MCQs की स्टेम को, स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को स्टेम कहा जाता है। जो फिल इन द ब्लैंक है उसकी ब्लैंक स्पेस को क्लोज कहा जाता है, CLOZE। और जो कॉलम मैचिंग में कॉलम जिसका हमने मैच तलाश करना होता है उसको प्रेमिस कहा जाता है, PREMIS। A system in which each student work for a particular grade according to agreed upon standard is called individual learning expectation system। एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर स्टूडेंट स्पेसिफिक ग्रेड लेवल में अपनी जो भी उसको टास्क असाइन किया जाता है वो अपना टास्क पूरा करता है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपेक्टेशन सिस्टम। सिस्टम इन विच ईच स्टूडेंट वर्क फॉर अ पर्टिकुलर ग्रेड अकॉर्डिंग टू एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड, यानी जो प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने परफॉर्मेंस देनी है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपेक्टेशन सिस्टम। बच्चे को पहले से बता दिया जाता है या ऑब्जेक्टिव्स का पता होता है, तो इसको एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड कहा जाता है। द टीचर हु यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैचिंग एक्सपीरियंस ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स आर यूजिंग ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग। टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव होते हैं और दूसरे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं ओपन एंडेड, दूसरे होते हैं क्लोज एंडेड। ठीक है, जो ओपन एंडेड हैं इनको हम जो है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स कहते हैं। ओपन एंडेड को एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स कहते हैं। मसला कश्मीर की वजूहात बयान करें, आप अपनी मर्ज़ी से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी बहरान की वजूहात तलाश करें, आप अपनी मर्ज़ी से इसके जवाब दे सकते हैं। ये सब्जेक्टिव है, ओपन एंडेड है। और क्लोज एंडेड इसमें आपको एंड्स दे दिए जाते हैं कि सिर्फ आपने इतना ही जवाब देना है, इसको क्लोज एंडेड या रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स और रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की जो टेस्ट होते हैं उनकी टाइप्स हैं 2 सब्जेक्टिव की, और ये आते हैं इम्तिहान में, ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का दूसरा नाम जो है वो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स है, और या कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स भी कहा जाता है इसको।
और क्लोज एंडेड का रिस्ट्रिक्टिव रिस्पॉन्स, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। दूसरी ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग, जिसकी ये हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है वो जो है ना वो होते हैं ट्रू फॉल्स की फॉर्मेट पे, एमसीक्यूज़ की शक्ल में, फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में, और जो है इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में। जो शॉर्ट क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इन दोनों को हम कहते हैं सप्लाई टाइप क्वेश्चन। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सप्लाई टाइप क्वेश्चन। याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये सब्जेक्टिव है। शॉर्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं होता, शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव की कौन सी कैटेगरी है? सप्लाई टाइप में। सप्लाई टाइप में जिसमें ख़ुद सप्लाई आंसर करना होता है। और जो दूसरे होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, जो ये एमसीक्यूज़ हैं, ट्रू फॉल्स हैं, या जो मैचिंग कॉलम है, इनके लिए भी एक नाम यूज़ होता है, सिलेक्शन आइटम। यस, थैंक यू सो मच। सिलेक्शन टाइप जो है जो क्वेश्चन, तो इसमें हमें सिलेक्शन चाहिए होती है, या ट्रू फॉल्स में से, एमसीक्यूज़ में से, या मैचिंग में से। जी, हु इज़ द फिलोसोफर इन ओरिजिनल सेंस ऑफ द वर्ड? कौन फिलोसोफर होता है एक्चुअली? अ लवर एंड परसूअर ऑफ विजडम रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। उस सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो जो विजडम का लवर है, जो रियलिटी को तलाश करने वाला है, जो नॉलेज को, रियलिटी को, वैल्यूज़ को, लॉजिक को, रीज़न को तलाश करने वाला है, विजडम को तलाश करने वाला वो फ़िलासफ़र होता है। जैसे फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन है जो है वो सर्च फॉर रियलिटी, सर्च फॉर विजडम। विजडम फ़िलासफ़ी दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, फ़िला एंड सोफिया। फ़िला कहते हैं लव को, सोफिया कहते हैं विजडम को, ग्रीक वर्ड है। इसी तरह जो ये फ़िलासफ़ी है, इसके 3 एरियाज़ होती हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा भी है शायद। इसके 3 जो है वो 3 मेन ब्रांचेस हैं। पहली ब्रांच इसकी जो है वो एपिस्टेमोलॉजी है, जो नॉलेज और ट्रुथ से रिलेटेड है। दूसरी ओंटोलॉजी है, जो है रियलिटी है और मेटाफिज़िकल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। तीसरी जो है एक्सियोलॉजी है, जो वैल्यू से, ट्रुथ इससे एस्थेटिक से, ब्यूटी से, और एथिक्स से, मोरालिटी से रिलेटेड है। जी, और इसके 3 जो है वो स्टाइल्स होते हैं फ़िलासफ़ी के। 3 स्टाइल्स कौन कौन से हैं? सेकंड दोबारा बोल दें प्लीज। एपिस्टेमोलॉजी के बाद आपने क्या बोला? स्पेकुलेटिव एंड एनालिटिकल। जी, ओंटोलॉजी मैंने कहा है। ओंटोलॉजी जो है वो रिलेटेड है रियलिटी से, मेटाफिज़िकल ऑब्जेक्ट से। अच्छा जी, प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी, स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी एंड एनालिटिकल फ़िलासफ़ी। जी, प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी किस चीज़ से डील करती है? जी, राइट और रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट और रॉन्ग। जी, राइट और रॉन्ग। राइट और परसीव करने। सर आप स्पेक्युलेटिव का नहीं पूछ रहे? मैंने प्रिस्क्रिप्टिव का पूछा है। व्हाट प्रिस्क्रिप्टिव जो है वो किस चीज़ को एक्सियोलॉजी सर, एक्सियोलॉजी इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मुझे बताइए। प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी किस चीज़ से डील करती है? वैल्यूज, राइट एंड रॉन्ग पे डील करती है। एथिक्स, एस्थेटिक्स और सेंसेस। और एनालिटिकल फ़िलासफ़ी? एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद नॉलेज। सर एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज। जी, फ़िलासफ़ी के जो है वो 3 एरियाज़ होते हैं, स्टाइल्स होते हैं। स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी, प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी एंड एनालिटिकल फ़िलासफ़ी। जो स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी है ये थियरी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, इसमें थियरीज़ डेवलप की जाती हैं, उसको हम जो है स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी कहते हैं। और ये ओंटोलॉजी से रिलेटेड है। स्पेकुलेटिव फ़िलासफ़ी ओंटोलॉजी से रिलेटेड है। इसी तरह प्रिस्क्रिप्टिव फ़िलासफ़ी पॉइंट ऑफ व्यूज़ का मतलब होता है ये राइट, रॉन्ग, गुड या बैड, ये एथिक्स से रिलेटेड है, तो ये एक्सियोलॉजी से रिलेट कर रही है। उसके बाद एनालिटिकल फ़िलासफ़ी ये एनालिसिस से है, लॉजिकल एनालिसिस से है, रीजनिंग से रिलेटेड है। और ये उधर से अगर हम बात करें फ़िलासफ़ी की 3 मेन ब्रांचेस से, तो सर ये एपिस्टेमोलॉजी, यस, एपिस्टेमोलॉजी से ये रिलेटेड है। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। फ़िलासफ़ी की 3 ब्रांचेस हैं, जो है सबसे पहले है एपिस्टेमोलॉजी, फिर ओंटोलॉजी और फिर एक्सियोलॉजी। और इसके 3 स्टाइल्स होते हैं, स्पेकुलेटिव,
प्रिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। स्पेकुलेटिव जो है थ्योरी डेवलपमेंट और ये ऑन्टोलॉजी से रिलेटेड है, थ्योरी डेवलपमेंट और ऑन्टोलॉजी से रिलेटेड है स्पेकुलेटिव। जबकि प्रिस्क्रिप्टिव जो है ये जो एक्सियोलॉजी से रिलेटेड है, राइट रॉन्ग गुड बैड एथिक्स मोरालिटी इन चीज़ों को डील करती है। और जो एनालिटिकल है ये एनालिसिस से है, किसी चीज़ को लॉजिकल बेसिस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने पे बेस कर रही है। तो ये जो है नॉलेज एक्सेप्ट होता है या फिर रिजेक्ट होता है, तो ये किस से रिलेटेड है, एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचिंग टेक्निक इन्वॉल्व स्टूडेंट पोजिंग आंसरिंग देयर आउन क्वेश्चन विद टीचर रोल एज मोर पैसिव देन इंटरेक्टिव। बच्चे आपस में एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं, टीचर पैसिव है, एक्टिव नहीं है। ये कौन सा मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, जिसमें स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन और इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये जो है इंस्ट्रक्शन की दो मेन टाइप्स होती हैं। ये भी आगे शायद क्वेश्चन आएगा तो वहाँ हम देखेंगे, वहीं मैं इनको डिस्कस कर लूँगा। विच इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ट्रू कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग का एलिमेंट नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग से, कोऑपरेटिव लर्निंग किसको कहते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मेथड है, ये कोऑपरेटिव लर्निंग की एक एग्जांपल है। डिस्कशन मेथड भी कोऑपरेटिव लर्निंग की ही एक एग्जांपल है। तो जब बच्चे आपस में एक्टिविटी बेस्ड भी कोऑपरेटिव लर्निंग की एक एग्जांपल है कि बच्चे एक्टिविटीज़ में, आप एक्टिविटीज़ की शक्ल में, प्रोजेक्ट की शक्ल में आपस में मिल के एक जो टास्क है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोलैबोरेटिव स्किल भी डेवलप होती हैं, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस भी डेवलप होती है, इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी भी होती है, हर एक अपनी असेसमेंट भी कर रहा होता है। उसके साथ इसमें कौन सा एलिमेंट शामिल नहीं होता, कंपटीशन शामिल नहीं होता, क्योंकि सब ने मिल के काम करना होता है। टीचर हु यूटिलाइज क्वेश्चन दैट हैव वन आंसर, वो तमाम सवालात जिनका एक या सिंगल करेक्ट आंसर होता है उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और इनका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जेंट, कन्वर्ज करना, कन्वर्जेंट क्वेश्चन जी। और जो सब्जेक्टिव होते हैं, जो ऐसे सवालात जिनका एक से ज़्यादा जवाब मौजूद हो, उनको हम कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इनका दूसरा नाम डाइवर्जेंट क्वेश्चन होता है। सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव किसको कहते हैं, जिनका एक जवाब होता है, और सब्जेक्टिव किसको कहते हैं, ऐसे सवाल को कहते हैं जिसके एक से ज़्यादा पॉसिबल आंसर मौजूद। डिटेल क्वेश्चन जी। टेस्टिंग इन विच स्कोर्स आर कंपेयर्ड विद सेट ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वो टेस्ट जिसमें एक बच्चे के स्कोर एक स्टैंडर्ड, एक क्राइटेरिया के साथ कंपेयर किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, CRT, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, या क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन। इसके बरक्स होता है नॉर्म रेफरेंस। नॉर्म कहते हैं किसको, नॉर्म किसको कहा जाता है, सेम जी, व्हाट इज मीन बाय नॉर्म? रवायात को सर जो रवायात का मेरा ख्याल है सर, जो मतलब है। अच्छा जी, कोई और यहाँ पे नॉर्म का क्या मतलब है? नॉर्म रेफरेंस का ये मतलब है नॉर्म कि अगर रेफरेंस हम टेस्ट में कंपैरिजन इंडिविजुअल कंपेयर किया जाता है जी। भी कह सकते हैं। नॉर्म का यहाँ पे असेसमेंट में मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो यूजुअल हो, आम हो, कॉमन हो, ठीक है, उसको हम नॉर्म कहते हैं। ये सवाल इम्तिहान में लाजमी आता है, नॉर्म रेफरेंस का और क्राइटेरियन रेफरेंस का। इम्तिहान में ये दोनों से रिलेटेड एक सवाल लाजमी आता है। इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं मैं बता देता हूँ। नॉर्म रेफरेंस में हम एक जो क्लास है उसमें हर बच्चे की परफॉर्मेंस क्लास में मौजूद बाकी सारे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। एक बच्चे के नंबर आए हैं 70, तो नॉर्म रेफरेंस हमें बताता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 70 से कम या 70 आए हैं, ठीक है। मसलन मेरे नंबर जो है क्लास में 100 में से 70 आए हैं, क्लास में 100 बच्चे हैं, मेरे नंबर 70 आए हैं। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हमें बताएगा कि मेरे मार्क्स के अलावा कितने स्टूडेंट हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो 70 आए हैं। फ़र्ज़ करें मेरे से पहले जो है वो कितने स्टूडेंट हैं क्लास में मौजूद, मेरे से पहले क्लास में जिनके मार्क्स कम हैं तो वो 80 हैं। तो मेरी जो बनेगी क्लास में रैंकिंग नॉर्म रेफरेंस की बेस पे, तो इसको कहा जाएगा 80 परसेंटाइल, 80 से। इसका मतलब 80 परसेंटाइल का क्या मतलब होगा रिलेटिव ग्रेडिंग जी?
आपकी आवाज़ कट रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल के स्कोर को, ताकि सारे, जहाँ से आपको समझ ना लगे आप प्लीज़ ज़रूर पूछें। 80 परसेंटाइल का मतलब ये है कि 80% बच्चों के स्कोर मुझसे कम या मेरे बराबर हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे बच्चों के मार्क्स हमने कैलकुलेट कर लिए, मार्किंग कर ली, तो उसके बाद हम कंपेयर करते हैं। अच्छा, इसके लिए परसेंटाइल रैंक यूज़ होता है नॉर्म रेफरेंस के लिए। जैसे मैंने बताया कि मेरे मार्क्स 81 परसेंटाइल हैं, 80 परसेंटाइल हैं, तो परसेंटाइल रैंक यूज़ किया जाता है इसके लिए। परसेंटाइल रैंक क्या होता है मैं बाद में कभी बताऊंगा। और इसके बाद इसमें हम एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस दूसरे इंडिविजुअल के साथ जो है वो कंपेयर करते हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्म रेफरेंस में हम इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस आपस में कंपेयर करते हैं, जबकि क्राइटेरियन में हम एक इंडिविजुअल की ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं। इसी तरह जो परसेंटेज रैंक है वो यूज़ किया जाता है क्राइटेरियन रेफरेंस के लिए। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर यूज़फुल फॉर डिस्क्राइबिंग द सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं, मीन को, मीडियन को, मॉड को कहते हैं। अ टिपिकल आर एवरेज स्कोर ऑब्टेन्ड बाय योर स्टूडेंट, एवरेज स्कोर जो आपके पास आता है उसको हम क्या कहते हैं, मीन स्कोर कहते हैं। उसके बाद नॉलेज एंड स्किल दोज लीड टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन वाज स्लोगन ऑफ एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म का ये स्लोगन था कि नॉलेज और स्किल, याद रखिएगा कि नॉलेज और स्किल की बात ये इन चारों फ़िलासफ़ीज़ में से कौन करता है, सिर्फ स्किल की बात ये एसेंशियलिज्म करेंगे, ठीक है। नॉलेज एंड स्किल्स दोज लीड्स टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन, एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिस्ट कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट कल्चर एंड नॉलेज एंड स्किल्स, ठीक है, आपको आपके कल्चर से रिलेटेड नॉलेज और स्किल का पता होना चाहिए। तो ये एसेंशियलिस्ट हैं। एकेडमिक्स सब्जेक्ट मैटर वाज स्ट्रांगली रिकमेंडेड बाय, इनकी एक और रिकमेंडेशन है कि जो एकेडमिक सब्जेक्ट मैटर है इस पे फोकस किया जाए, तो ये भी एसेंशियलिज्म का की रिकमेंडेशन है। ऑन्टोलॉजी रिलेट करती है रियलिटी से, मेटाफिज़िकल ऑब्जेक्ट से, यानी ऑन्टोलॉजी ऐसी रियलिटी है। कल स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि ट्रूथ जो है वो रियलिटी है, ट्रूथ इज़ नॉट रियलिटी, ट्रूथ इज़ नॉलेज। ऑन्टोलॉजी कहती है मेटाफिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, ऐसी चीज़ें जिनका वजूद मौजूद है, यूनिवर्स है, जैसे इंसान है, व्हाट इज़ गॉड, अल्लाह ताला की ज़ात, ये सारी की सारी ऑन्टोलॉजी के सब्जेक्ट हैं। नॉलेज गेन थ्रू इनसाइट इज़ कॉल्ड इंट्यूटिव नॉलेज। सर मेटाफिजिकल बियॉन्ड फिजिकल नहीं होता जी, मेटाफिजिकल बियॉन्ड फिजिकल नहीं होता जी, फिज़िकल प्लस बियॉन्ड फिज़िकल मेरे ख्याल में। जैसे व्हाट इज़ मैन, अब ये देखें कि इंसान कौन है, तो इंसान के मुतालिक यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स का भी एक एग्जिस्टेंस मौजूद है। नॉलेज गेन थ्रू इनसाइट इज़ कॉल्ड इंट्यूटिव नॉलेज, वो नॉलेज जो इनसाइट से या इनर फीलिंग से, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज़ होता है, नॉलेज गेन थ्रू इनर फीलिंग इज़ कॉल्ड इंट्यूटिव नॉलेज। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि आज ऐसे होगा, आज हमारे घर मेहमान आएंगे, आज ये होने वाला है, इट इज़ कॉल्ड इंट्यूटिव नॉलेज। नॉलेज गेन थ्रू इनसाइट और इनर फीलिंग, ये इंट्यूटिव नॉलेज कहलाता है। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस हेयरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज इज़ नोन एज डीकोडिंग। अब जो मैसेज भेजना है इसको क्या कहा जाता है, इनकोडिंग कहा जाता है। और उसके थ्रू, जिस पाथ के थ्रू ये मूव करता है इसको चैनल कहा जाता है मैसेज का। और मैसेज को रिसीव करने वाला क्या करता है, अंडरस्टैंड करने के लिए उसको डीकोड करता है, और डीकोड करने के बाद वो वापसी जो जवाब देता है उसको फीडबैक कहा जाता है। अली जो है वो 5वीं क्लास में पढ़ता है और ये अपने वालिद को बता रहा है कि इस्लामिक स्टडी की जो उसकी किताब है ये रिपेयर होने वाली है। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। कम्युनिकेशन की जो है वो 3 मेन टाइप्स होती हैं, एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजेंटल और एक होती है डायगोनल। जो होती है ना वर्टिकल में कम्युनिकेशन चल रही होती है या अपवर्ड या डाउनवर्ड, ठीक है। जबकि जो हॉरिजेंटल होती है ये लेटरल होती है, यानी दाएं बाएं चल रही होगी, ठीक है। जैसे स्कूल में एक क्लास में 6ठी क्लास के स्टूडेंट हैं, ये अब जो सर इनके तो कम्युनिकेशन के तो सर, जैसे मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ सर, ये ना
इसको सर और कहते हैं, इसको कहते हैं डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड्स। डुप्लेक्स मोड जो होता है सर, ये वन वे होता है। जैसे हम टीवी की नशरियात देख रहे होते हैं, हम इसके आगे से कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम देख सकते हैं। जी जी और हाफ डुप्लेक्स मोड वो होता है जो एक दोनों तरफ हो सकती है बात, लेकिन एक वक्त में एक तरफ। और जो जो दूसरा आता है फुल डुप्लेक्स मोड, वो होता है सर दोनों बात हो सकती है। जैसे वीडियो कॉलिंग है सर, हम अपनी मर्जी से बात सुनते सकते हैं, अगले बंदे की कर सकते हैं। ये होता है फुल डुप्लेक्स मोड, ये भी कम्युनिकेशंस में आते हैं सर। रिपीट कर दें। सर हाफ डुप्लेक्स मोड, पहले डुप्लेक्स मोड, फिर हाफ डुप्लेक्स मोड और फिर फुल डुप्लेक्स मोड, इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन में सर। जी जी जी, आप कह रहे हैं कि डुप्लेक्स मोड में वन वे कम्युनिकेशन है, हाफ डुप्लेक्स जी, में जी, जी, जी। दोनों तरफ हो सकती है, लेकिन एट अ टाइम एक साइड पे हो रही होगी। और फुल डुप्लेक्स में जी, एट अ जी, टाइम सर। दोनों साइड पे, जैसे हमारी अब हो रही है। जी जी ऐसे ही। जी, थैंक यू सो मच। जी, मैं बात कर रहा था हॉरिजेंटल की, वर्टिकल की और उसके बाद डायगोनल की। जो नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है, जो कन्वर्सेशन हो रही है, कम्युनिकेशन, तो इसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल कहते हैं। अब ये वर्टिकल की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड। एक स्टूडेंट अपने टीचर से कोई बात करना चाह रहा है तो ये वर्टिकल है, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ है। एक जो हेड मास्टर है वो अपने टीचर को कोई चीज़ कम्युनिकेट कर रहा है, ये डाउनवर्ड है, जिसमें वर्टिकल की डाउनवर्ड टाइप है, जिसमें वो ऊपर हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी को कोई चीज़ कन्वे कर रही है। दूसरी होती है हॉरिजेंटल या लेटरल। इसमें क्या होता है? इसमें सेम डेजिग्नेशन, सेम पोस्ट या सेम एज के लोग आपस में क्या कर रहे होते हैं? कम्युनिकेशन कर। जैसे स्टूडेंट की कम्युनिकेशन है, ये हॉरिजेंटल है। टीचर्स की आपस में हॉरिजेंटल है। तीसरी होती है डायगोनल। डायगोनल में एट अ टाइम हायर से लोअर, लोअर से हायर, या आपस में यानी हॉरिजेंटल वाली सेम एट अ टाइम जो है वो चल रही होती हैं। इसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक क्वेश्चन है मेरा, आप उसका जवाब दे देंगे। सर डायगोनल तो रिपीट कर दें। जी, डायगोनल मैं कह रहा हूँ कि वो कम्युनिकेशन जो एट अ टाइम हॉरिजेंटल भी हो और वर्टिकल भी हो, उसको हम डायगोनल कहते हैं। मसलन एक हेडमास्टर जो है और वो कोई मीटिंग ले रहा है ऑफिस के अंदर। अब उस ऑफिस उसमें हेडमास्टर से जो नीचे की तरफ उसके स्टाफ की तरफ आएगी, ये डाउनवर्ड है। स्टाफ कोई सजेशन दे रहे हैं हेडमास्टर को, ये अपवर्ड है। और स्टाफ आपस में भी डिस्कशन कर रहा है, तो ये हॉरिजेंटल है। ये सारी एट अ टाइम हो रही होंगी जब दोनों, तो इसको डायगोनल कहा जाता है, ठीक है। सर मैं यही पूछना चाह रही हूँ, एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो लास्ट टाइम यही ऑब्जेक्टिव आया था जिसमें बच्चा अपने बाप से बात कर रहा है कि मेरा ये इस्लामिक का पेपर जो है बहुत टफ है, सर ये अपवर्ड कैसे है? ये डाउनवर्ड नहीं होनी चाहिए? कैसे डाउनवर्ड होनी चाहिए? और आप एक्सप्लेन इसलिए करें। कि बच्चा अपने बाप से बात कर रहा है, हाँ, तो डाउनवर्ड कैसे होने चाहिए? अगर फादर बेटे से बात करे तो डाउनवर्ड होगी। हाँ जी, अब बाप उससे बात करे ना बेटे से, तो फिर तो डाउनवर्ड होगी। बाप बड़ा है, बेटा छोटा है, बाप की अथॉरिटी बेटे से ज़्यादा है, तो ये डाउनवर्ड होगी। अब बेटा बाप से कर रहा है तो ये अपवर्ड है। स्टूडेंट टीचर से बात करेगा तो ये अपवर्ड होगी ना, नीचे से ऊपर बात हो रही है, ऊपर से नीचे होगी, तो फिर ये डाउनवर्ड है। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन ये कर रहा था कि सजेशन बॉक्स मौजूद होते हैं स्कूलों कॉलेजेस के अंदर, वो कौन सी एग्जांपल हैं? मैं ऑप्शन देता हूँ, डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजेंटल। तो ये अपवर्ड सजेशन बॉक्सेस। जी सर अपवर्ड यस, Upward ये है सर, अपवर्ड है। ये suggestion सवाल आया था एक दफ़ा इम्तिहान में। अच्छा, नोटिस बोर्ड जो हमारे होते हैं, मौजूद होते हैं, उस पर हम डिफरेंट नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट पेस्ट करते हैं, ये किस चीज़ के लिए होते हैं? डाउनवर्ड है Yes, ये ये डाउनवर्ड है। थैंक यू जी। नेक्स्ट है उसके बाद द बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग व्हेन यू नीड स्पीड एंड फीडबैक। आप जो है तेज़ी से, जैसे अभी हमारी हो रही है कम्युनिकेशन, इसमें कुछ डिसरप्शन भी होती हैं, डिस्टॉर्शन भी होती हैं। एट अ टाइम सारे हम बोलना शुरू कर देते हैं, और लेकिन इसमें स्पीड भी है, स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारा कम्युनिकेशन भी फास्ट है, स्पीडी है, फीडबैक भी एट द स्पॉट है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो है वो कम्युनिकेशन कहलाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ओवरऑल गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का सवाल हर दफ़ा पेपर में आएगा अब 2030 तक एटलीस्ट, ठीक है, जब तक ये इसका टारगेट पूरा नहीं होता।
इससे रिलेटेड इंटरव्यू में और टेस्ट में सवाल आते रहेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं कि एक जो है वो नॉर्मल स्कूल है। नॉर्मल स्कूल किसको कहते हैं? जैसे ये हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, इसमें सारे बच्चे पढ़ रहे हों। सारे बच्चों से क्या मुराद है? नॉर्मल बच्चे जिनको कोई मेडिकल इशू नहीं है वो नॉर्मल बच्चे कहलाते हैं। वो बच्चे जिनके माइल्ड मेडिकल इश्यूज़ हैं, स्लो लर्नर हैं, अब ये एक कैटेगरी आ गई। दूसरा, इसमें जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं। जब ये सारे बच्चे, जिसमें नॉर्मल बच्चे, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बच्चे और जिसमें मेडिकली रिटार्डेड, मेंटली रिटार्डेड, स्लो लर्नर स्टूडेंट, ये सारे मिलके एक ही क्लासरूम के अंदर एक ही टीचर से एक ही करिकुलम पढ़ रहे हों, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। और ये सवाल लाजमी आएगा इम्तिहान में। तो इसका दूसरा नाम होता है एजुकेशन फॉर ऑल। सेरिब्रल पाल्से, ये जो है इसकी क्या इसका होता है फ़िज़िकल, इसके जो अलामात क्या होती हैं? ओवरले टाइट और टेंस मसल, इसमें जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो टाइट और टेंस होते हैं, खिंचाव रहता है मसल्स के अंदर। वन ऑफ द 250 स्टूडेंट। सर ये जो जी, ये जो क्रैम्प होता है ये इसी टाइट मसल्स या टेंस मसल्स, इसको क्रैम्प भी बोलते हैं। सॉरी मुझे इसका नहीं आइडिया, शायद बोलते होंगे, पर टाइट और टेंस मसल जो है ये सेरिब्रल पाल्से से रिलेटेड है। One of the 250 student is classified as educationally blind. In order to learn, these student must rely on corrective lenses। तो corrective lenses यूज़ करके अगर उसका जो है बच्चा ब्लाइंड है तो ये corrective lenses से उसकी जो है ये, उसमें वैसे तो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड टर्म है तो उसके लिए ये यूज़ की जा सकती है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्लास में एक बच्चा 250 में से उसका ये इशू है तो करेक्टिव लेंसेज से हम उसको अपनी नॉर्मल क्लास में पढ़ाते रहेंगे। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट, वो इन्वायरमेंट जो नॉर्मल होता है, यानी बिल्कुल नॉर्मल के करीब जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है उसको लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव इन्वायरमेंट कहते हैं। व्हाट इज़ लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव या नॉर्मल इन्वायरमेंट? नॉर्मल इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जिसमें कोई कंट्रोल नहीं होता, चीज़ें नेचुरली चल रही होती हैं, उसको हम नॉर्मल इन्वायरमेंट कहते हैं। मोस्ट थियरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर बिल्ट इन अजम्पशन दैट स्टाफ हैव फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प विच हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग। ये चीज़ें जो यहाँ पे आ रही हैं यही आपके पेपर में बार बार रिपीट होंगी, स्टेम या स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक और लेसे फेयर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सवाल लाजमी आएगा पेपर में, लिख लें वहाँ पे मेरी बात। मोस्ट थियरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर बिल्ट ऑन अजम्पशन दैट, अच्छा इसका मैं तीनों को बता देता हूँ, तीनों से रिलेटेड सवाल होंगे यहाँ। जो होती है अथॉरिटेटिव, उसमें सारे का सारा कंट्रोल किसका होता है? हेड का होता है। हेड कोई मशवरा नहीं करता, यानी जो लीडर है वो कोई मशवरा नहीं करता अपने स्टाफ से, वो अपनी मर्ज़ी से चलाता है सारा सिस्टम। दूसरा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक में वो उनकी मशावरत से चलता है, यानी दोनों मिल के डिसीजन लेते हैं और वो उन पे एतमाद भी करता है किसी हद तक, जबकि अथॉरिटेटिव में वो नहीं करता। वो ये कहता है कि ये इल डिसिप्लिन है, ये काम करने वाले नहीं हैं, ये निकम्मे हैं, जब तक इनकी सुपरविजन ना की जाए तब तक ये काम नहीं करते, ये अथॉरिटेटिव है। डेमोक्रेटिक में वो कहता है नहीं काम ये करने वाले हैं, इनसे मशावरत कीजिए, तो वो अपने सारे डिसीजन में उनको साथ लेता है। लास्ट वन है लेसे फेयर। लेसे फेयर में वो कुर्सी पे सोया रहता है, उसको कोई परवाह नहीं, जो जैसे मर्ज़ी करता रहे, ठीक है, नो इंटरफेरेंस। स्कूल हेड मास्टर यूज़ टू हैव कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज़। स्कूल हेड मास्टर की जो है वो कॉमन जो वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करता है, किस वजह से? सोशलाइजेशन ड्यूरिंग ट्रेनिंग, उसकी सोशलाइजेशन की जाती है, उसको सोशल स्किल डेवलप की जाती हैं ट्रेनिंग के दौरान, प्रोफेशनल उसकी प्रैक्टिस होती है, और गोल्स ऑफ ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें उसको जो है वो वैल्यूज़ सिखाती हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। बेटर टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट प्रोसीजर टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड टाइम मैनेजमेंट चेंज, एनालाइज टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, डिसाइड what need to be changed to help you by effective instead of busy। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं, ये हमें अपना टाइम जो है मैनेज बेहतर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। द टर्म इज़ यूज्ड फॉर पीपल हु वर्क एज अ लिंक बिटवीन लोअर एंड टॉप लेवल। जो टॉप लेवल और लोअर लेवल के दरमियान होते हैं वो कौन होती है? वो मैनेजमेंट होती है। वो कौन होते हैं? मैनेजमेंट। टॉप पे कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। बॉटम पे कौन होते हैं? सुपरवाइज़र होते हैं। टॉप पे एडमिनिस्ट्रेटर, बॉटम पे सुपरवाइज़र और मिड में मैनेजमेंट।
इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ जॉब ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो इम्प्लीमेंट सर ये कराए। एमसीक्यू रिपीट करें। पॉलिसी जो है, पॉलिसी बनाना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की। और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसको ऑब्ज़र्व करना ये सुपरवाइज़र या सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एडमिनिस्ट्रेशन टॉप लेवल, मैनेजमेंट मिडिल लेवल, सर सुपरविजन लोअर लेवल। जी सर, ये मैनेजमेंट वाला सवाल ना सर, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की ज़रा नज़रिए से समझाएं, जैसे कि ये डीओस और एईओस और हेड, ये किस तरह की मैनेजमेंट और कौन सुपरविजन और ये है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर हम बात करें ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो जो डीओस हैं, डिप्टी डीओस हैं, हेड टीचर हैं, ये सारे के सारे मैनेजर हैं, ये मैनेजमेंट में आते हैं। ठीक है, यानी हेड मास्टर से लेकर एईओस, डिप्टी डीओस और डीओ, ये सारे मैनेजमेंट में आते हैं, ये मैनेजर हैं। It is based on total of the process through which all the appropriate human and material resources are made available and made effective. ये याद रखिएगा, जॉब की सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती है। रिक्रूटमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो जब रिक्रूटमेंट की बात आ गई है, ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज की, बिल्डिंग कौन देता है? बिल्डिंग हमें एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी यहाँ पे। इट इज़ बेस्ड ऑन टोटल ऑफ ऑल द प्रोसेस विच ऑल थ्रू विच ऑल द अप्रोप्रिएट ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल एंड मेड इफेक्टिव, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। एवेलुएशन इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ओन एंड अदर वर्थ, जिसको रोल परसेप्शन कहा जाता है। एवेलुएशन, परसेप्शन किसको कहते हैं? परसेप्शन परसीव करने को। आप ये यूँ समझ लें कि आपकी पर्सनल जजमेंट क्या है, इसको हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। एवेलुएशन इन टर्म्स ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, आप किसी चीज़ को एवेलुएशन के दौरान रिजेक्ट या एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑफ आउंस एंड अदर वर्थ, ये रोल परसेप्शन है। उसके बाद आल डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ स्टाफ मेंबर, जैसे अभी हमने बात की है कि हेड को कोई परवाह नहीं है, जो जैसे मर्ज़ी चलता रहे, ये लेसे फेयर एडमिनिस्ट्रेशन है। इससे रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड एक सवाल कम से कम 2 या 3 ये पूछे जाएंगे इम्तिहान में, ये जो आपका होगा अभी इंशाल्लाह उसमें। एवेलुएशन ऑफ वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट इज़ अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, ये अथॉरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें आप जो है अपनी मर्ज़ी से उसमें उनका जो है वर्क चेक करते हैं। एनी एडमिनिस्ट्रेटर डिक्टेशन इन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर एंड जॉब असाइनमेंट इज़, जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिक्टेशन है, डिक्टेटरशिप का वर्ड जो है वो अथॉरिटेटिव के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये अथॉरिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है। लीडर पर्सनली इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द सब ऑर्डिनेट, ये हर वक्त उनके ऊपर मौजूद रहता है और उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करता है अथॉरिटेरियन में, जबकि डेमोक्रेटिक में वो पर्सनली इवेलुएट हर वक्त नहीं करता। देयर इज़ स्पॉन्टेनियस इवेलुएशन, ये जो है कभी कभार उठ के कुर्सी से उठ के चलें, आज देख लेता हूँ कि टीचर काम कर भी रहे हैं स्कूल में या नहीं कर रहे हैं, लेसे फेयर में, यानी इसमें स्पॉन्टेनियस होती है, कभी कभार अचानक। उसके बाद दे एनेबिलिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन इन सोशल साइट एक्शन टू प्लान ऑर्गेनाइज एक्शन एंड इन सो डूइंग टू इवोक कोऑपरेशन इन स्कूल। अब ये देखें, जो लीडरशिप के लिए वर्ड यूज़ होता है, लीडरशिप लीडर किसको कहते हैं? वन हु गाइड एंड मोटिवेट अदर्स। तो यहाँ पे इवोक या मोटिवेट एक ही बात है, ये कोऑपरेशन के लिए, वर्क के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है वो मोटिवेट करता है दूसरों को। अपने माइक ऑफ रखकर, आपकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ दूसरों को डिस्टर्ब करती रहती है। जी, इसको लीडरशिप कहा जाएगा। हेडमास्टर स्कूल वाइड डिवीज़न ऑफ वर्क, हेडमास्टर का स्कूल में जो डिवीज़न ऑफ वर्क है इसको हम क्या कहते हैं? जॉब स्पेशलाइजेशन कहते हैं। राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग, फैसले लेने का जो अख्तियार है, ये क्या कहलाता है? अथॉरिटी कहलाता है। स्कूल आर में कोई भी प्राइवेट बंदा सबसे पहले किसको जाके मिलेगा? हेडमास्टर को मिलेगा। नॉन पेनिटिव रिस्पॉन्स टू गेट बैक स्टूडेंट ऑन टास्क, बच्चे को
सज़ा दिए बग़ैर जो है उसको अपने टास्क के ऊपर वापस ले आना, इसको माइल्ड रिस्पॉन्स कहा जाता है। रेप्रिमेंडिंग स्टूडेंट, बच्चों को सज़ा देना ताकि वो अपना क्लासरूम के अंदर जो डिसिप्लिन है उसको बरकरार रखे, इसको सीवियर रिस्पॉन्स कहा जाता है। एक्टिव लिसनिंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्कूल कम्युनिकेशन, पैराफ्रेजिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन। एक्टिव लिसनिंग किसको कहते हैं? आप तवज्जो से सुन रहे होंगे तो आपको बात की समझ लगेगी, और आपको बात की समझ, आप तवज्जो से सुन रहे हैं, आपको बात की समझ नहीं लगेगी तो आप क्या करेंगे? चुप करके बैठे रहेंगे? नहीं, कभी भी नहीं, आप सवाल करेंगे। तो एक्टिव लिसनिंग जो है ये इस किस से रिलेटेड है? पैराफ्रेजिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन से। थियरी एक्स वाई, ये थियरी जो है मैकग्रेगर ने दी है। थियरी जी जो है वो विलियम ऑची ने दी है, डॉक्टर विलियम ऑची ने दी है। जो थियरी एक्स और वाई है ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे हमारी अथॉरिटेटिव और जो है डेमोक्रेटिक थियरी है। A researcher collected sample from many student available in school। अब ये कन्वीनियंट सैम्पल है, अवेलेबल लोगों से सैम्पल कलेक्ट करना, इसको हम क्या कहते हैं? कन्वीनियंट सैम्पल कहते हैं। और वो अपनी क्लास के सिर्फ उन बच्चों से सैम्पल कलेक्ट को एज अ सैम्पल लेता है, उसे लगता है कि ये बच्चे मुझे सही रिस्पॉन्स देंगे। अब उसके इस सिलेक्शन के पीछे दो वजूहात हैं। एक तो उसने जज किया कि ये क्या है कि ये बच्चे अच्छे हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो उसका शामिल था वो उसका पर्पस शामिल था कि ये मुझे रिस्पॉन्स, एक तो ये ज़हीन है, दूसरा मुझे रिस्पॉन्स ठीक देंगे। इसको कहते हैं पर्पोजिव या जजमेंटल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस को हम क्या कहते हैं? हैपहैज़र्ड या एक्सीडेंटल भी कहते हैं इसको, कि जो मौके पे मौजूद हैं। एक बंदा बाज़ार में जा रहा है तो उसको वहाँ पे महंगाई के बारे में पूछना है, तो जो वहाँ पे मौजूद हैं 8-10 लोगों से वो मुख्तलिफ से पूछ लेता है फ़ौरी तौर पर। ये भी कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आता है। मिसकंसेप्शन दैट ऑल एरियाज़ हैव बीन नॉन इज़ का ड्यू टू अनलिमिटेड प्रॉब्लम। ये भी एक सवाल आया था कि जो मिसकंसेप्शन होती है, हमें क्यों मिसकंसेप्शन होती है, हम जो है क्यों सोचते हैं कि वह ऐसा ही होगा, तो उसके पीछे काफ़ी सारी वजूहात मौजूद होती हैं। पहले कुछ हो चुका होता है, कुछ देखा सुना या प्रैक्टिकली सामने आ चुका होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब एंड इंटरप्रेट व्हाट इज़। अब जो यहाँ पे व्हाट इज़, व्हाट विल बी, व्हाट वाज, जो रिसर्च बाय पर्पस होती है वो 3 होती है, बेसिक, एक्शन एंड अप्लाइड। एक सवाल आएगा, लिख ले मेरी बात। और हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन लाजमी आएंगे, बल्कि 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इन में से बेसिक में हम क्या करते हैं? थीरीज़ डेवलप करते हैं, टाइट कंट्रोल होता है, हम लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर करते हैं, एनिमल को स्टडी करते हैं। जबकि अप्लाइड में हमने जो थीरीज़ डेवलप की हम उनको फील्ड में अप्लाई करते हैं। ठीक है, बेसिक को हम प्योर या फंडामेंटल कहते हैं, जबकि जो अप्लाइड है इसको हम क्या कहते हैं? फील्ड रिसर्च भी कहते हैं। और इसका एक और नाम भी है, क्या नाम है इसका अप्लाइड का? फील्ड के साथ फंक्शनल। यस, थैंक यू। इसको हम फंक्शनल रिसर्च भी कहते हैं। थर्ड वन है एक्शन रिसर्च। एक्शन को हम क्लासरूम रिसर्च या साइक्लिकल रिसर्च कहते हैं। ये सवाल आ चुका है लास्ट टाइम। ये 3 आप याद कर लें, इनसे रिलेटेड लाजमी जो मेरी बुक में डेफिनेशन या 3-4 इनकी लाइनें दी हुई हैं वही एनफ है इंशाल्लाह। अच्छा, बात हम कर रहे थे बट वाज हिस्टोरिकल होगा ना? जी मैं बताता हूँ। उसके बाद जो है रिसर्च बाय मेथड, ठीक है, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल। जो हिस्टोरिकल है इट टेल्स अबाउट व्हाट वाज, ठीक है, ये हमें बताती है क्या हुआ था। डिस्क्रिप्टिव बताती है व्हाट इज़ करंट स्टेटस या करंट फिनोमेना, ये डिस्क्रिप्टिव बताती है सर्वे से, क्वेश्चनियर से, इंटरव्यू से, ऑब्जर्वेशन से। और जो एक्सपेरिमेंटल है ये हमें बताती है व्हाट विल बी, क्या होगा। ठीक है, व्हाट वाज हिस्टोरिकल, व्हाट इज़ डिस्क्रिप्टिव, व्हाट विल बी ये कौन सी होगी? एक्सपेरिमेंटल। इम्प्लाइज आर लेज़ी, थियरी एक्स कहती है, जैसे अथॉरिटेरियन कहती है कि ये निकम्मे हैं, काम चोर हैं, काम नहीं करते, तो ये थियरी एक्स है। डिसीजन आर मेड बाय द लीडर आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ सेलेक्टेड कोलीग्स। डेमोक्रेटिक मॉडल में वो अपने कोलीग्स की कंसल्टेशन से जो है डिसीजन लेता है। हेडमास्टर रोल ऑफ एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस। इसका हेडमास्टर का जो रोल है वो किस तरह का होता है? वो एट अ टाइम एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है, मैनेजर भी होता है और सुपरवाइजरी रोल भी उसका होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में उसका क्या काम है? उसको वो फैसिलिटेट कर रहा है। मैनेजमेंट में वो जो है क्या कर रहा होता है?
वो जो उसका काम है सारे का सारा वो टास्क असाइन करके उनकी रिपोर्ट ले रहा होता है। सुपरवाइजरी रोल में वो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उनको सपोर्ट भी कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह से सवाल इस तरह से पूछा जाए कि हेडमास्टर क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर है या मैनेजर है, तो फिर हेडमास्टर का हम ये कहेंगे कि वो मैनेजर है जी, फिर वो मैनेजर होगा। और अगर ओवरऑल एकेडमिक गाइडेंस एंड असिस्टेंस देखें, एडमिनिस्ट्रेटर ये गाइडेंस और असिस्टेंस ये सुपरवाइजरी उसके रोल होते हैं, ठीक है। जो असिस्टेंट्स है ये सुपरवाइजरी रोल है। गाइडेंस में वो एडमिनिस्ट्रेटर भी है, मैनेजर भी है। द मेंटल एंड इमोशनल रिएक्शन ऑफ अ पर्सन टू हिज और हर जॉब, चीयरफुलनेस इज़ मोटिवेशन। कोई इंडिविजुअल जो है इमोशनली या मेंटली रिएक्शन क्यों अच्छा काम करता है, वो मोटिवेट होता है, उसके पीछे मोटिवेशन शामिल होती है। इनफॉर्मल ग्रुप्स कैन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन ऑर्गेनाइजेशन वाल फाइंडिंग ऑफ ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी। ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी किसने दी है, कौन बताएगा जी? एल्टन मायो ने दी है। और ये थ्योरी बिलीव करती है, इसके साथ ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो थ्योरी भी है एक और, इसको क्रिस्मेटिक थ्योरी भी कहा जाता है। ये दोनों थ्योरी मिलती जुलती हैं। ये बिलीव करती हैं इस चीज़ के ऊपर कि अगर आपको अच्छा काम लेना है तो आप जो है इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप डेवलप करें। इनफॉर्मल ग्रुप्स कैन वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन ऑर्गेनाइजेशन। ये ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी की अप्रोच थी। साइंटिफिक थ्योरी कहती है, साइंटिफिक किसने दी है थ्योरी? फ्रेडरिक टेलर ने। और जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी है, सवाल आएगा इम्तिहान में, सवाल आने वाला है इम्तिहान में। सर साइंटिफिक कोई बोला जाता है ना? साइंटिफिक थ्योरी दी है किसने? फ्रेडरिक टेलर ने। हेनरी फेयोल ने दी है ऑपरेशनल मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल कैन बी कॉल्ड। प्राइमरी स्कूल की जो प्लानिंग है ये क्या कहलाएगी? लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहलाएगी, इंटरमीडिएट, इम्पेरेटिव या सिंपली प्लानिंग? तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहलाएगी, क्योंकि हम इसमें जो है उसकी प्लानिंग के लिए साफ ज़ाहिर हम देख रहे होते हैं कि इनरोलमेंट अब क्या है, फिर क्या होगी, इसका स्टेटस मुस्तकबिल में क्या हो सकता है। द टर्म सोल्जरिंग, अब ये जो टर्म सोल्जरिंग है ये यूज़ की थी फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक टेलर ने अपनी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में। सोल्जरिंग स्टैंड्स फॉर वो इंडिविजुअल्स जो अपनी कैपेसिटी लेवल से नीचे काम कर रहे हैं, तो आप उनको ऊपर ले आएँ, उनकी क्वालिफ़िकेशन डज नॉट मैटर, आप उनको अच्छा इंसेंटिव दें और उनसे काम लें। 8 घंटे के बजाय 16 घंटे वो काम करेंगे, तनख्वाह ज़्यादा कर दें। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का बिलीव था। सोल्जरिंग टर्म इन्होंने यूज़ की कि कुछ इंडिविजुअल अपने वर्क लेवल से नीचे काम कर रहे हैं, उनका पोटेंशियल है लेकिन वो काम उससे कम कर रहे हैं, तो उनको ऊपर लाया जाए। एक्रोनिम पोस्ट कॉर्प गुलिक एंड उर्विक ने इंट्रोड्यूस करवाया था। इसमें इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है कि इसमें कितने वर्ब शामिल हैं, तो इसमें जो है वो कितने शामिल हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 शामिल हैं। प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था सर? जी सर किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? गुलिक एंड उर्विक ने। गुलिक एंड उर्विक, ये लिखा हुआ है गुलिक एंड उर्विक। प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो थ्योरी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? मैक्स वेबर ने कराई थी। मैक्स वेबर के नज़दीक जो इस थ्योरी का क्या बिलीफ है? अच्छा मैं ये बता देता हूँ 4 इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज हैं। सबसे पहले है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये फ्रेडरिक टेलर की है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी कहती है कि ह्यूमंस जस्ट लाइक अ मशीन, ये मशीन की तरह है, आप इनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, आप इनको इंसेंटिव दें, ये काम करेंगे। सोल्जरिंग टर्म इंट्रोड्यूस करवाए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल है लेकिन वो अपने पोटेंशियल से कम लेवल की नौकरियां कर रहे हैं, उनको आप ऊपर लाएं। अच्छा ये थी जो है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ठीक है। अब इसके बाद आई है जो ऑपरेशनल या मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी। इसके 14 प्रिंसिपल दिए हैं किसने? हेनरी फेयोल ने। और हेनरी फेयोल ने एक और टर्म भी इंट्रोड्यूस करवाई थी पोस्ट डीर, आई थिंक POSDIR, आई थिंक ये थी पोस्ट डीर, मेरे अगर मैं भूल नहीं रहा तो मेरी करेक्शन कर नहीं दीजिए। सर PO हाँ, सर sorry. PO CC है जी POCC थी। जी PO
ट्रिपल सी था जी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग। यस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी कि मैनेजमेंट आप ऐसे करें, ये उसकी थ्योरी है मॉडर्न मैनेजमेंट की। तो ये उसके बाद तीसरी हमने ह्यूमन रिलेशन पर्सपेक्टिव थ्योरी देख ली है, और चौथे नंबर पे ये जो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है ये अथॉरिटी पे बिलीव करती है। ये कहती है कि जो अथॉरिटी है वो सब कुछ है, अथॉरिटी एक बंदे के पास होनी चाहिए और उसको मुकम्मल अख्तियार होना चाहिए हर तरह का, सज़ा जज़ा का। उसके बाद है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है कि जो डिसीजन लिए जाएं वो कैसे लिए जाएं, कंसल्टेशन से, म्यूचुअल शेयरिंग से डिसीजन लिए जाएं। लीडर आर बोर्न नॉट मेड, ये ग्रेट मैन थ्योरी का बिलीफ है कि लीडर जो है वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, ठीक है, इनबॉर्न उनके अंदर सलाहियतें होती हैं। जबकि जो ट्रेड थ्योरी है वो कहती है कि लीडर आर बोथ बोर्न एंड मेड। व्हेन नासिर सन एक्सप्लेन्स हिज कार एक्सीडेंट इन सच अ वे दैट ही इज़ नॉट एट फॉल्ट, मेकिंग यूज़ ऑफ विच बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, फिल्टरिंग। थैंक यू। व्हेन ये यहाँ पे अब जो है वो कह रहा है कि मेरा फॉल्ट नहीं है, बेसिकली वो क्या कर रहा है, फ़िल्टर कर रहा है, अपनी गलती को जो है समझ लें कि छुपाने की कोशिश कर रहा है। अली ने अपने वालिद को बताया कि उसकी जो, चले मैं इसको रीड कर लेता हूँ। अली वाज जस्ट टोल्ड बाय हिज मैकेनिक दैट इट विल कॉस्ट 10,000 टू फिक्स हिज कार। अली इज़ अपसेट। अलीज बॉस calls him to ask him to come to see him in his office. He need to talk to him about something. Ali boss is going to promote Ali. Ali thinks he is going fired. Ali's misunderstanding this is due to which barrier to communication. Ali का बॉस उसे प्रमोट करना चाह रहा है, लेकिन उससे जो है वो कार कोई मिसहैप हुआ है और उसके मैकेनिक ने उसे कहा है कि आपको जो है 10,000 लगेंगे आपकी कॉस्ट कार को ठीक करने में। अब अली ये समझ रहा है कि मैं जा रहा हूँ अपने बॉस के साथ, मेरी जो है वो लिटरेशन होगी, और उसका बॉस सोच रहा है कि मैंने आज इसको प्रमोट करना है। तो ये कौन सी जो है वो कम्युनिकेशन बैरियर है, इमोशनली वो डिस्टर्ब है इस टाइम। व्हेन द कम्युनिकेटिंग क्रॉस कल्चरली यू कैन मिनिमाइज मिसअंडरस्टैंडिंग। आप क्रॉस कल्चरली यानी एक कल्चर से, एक लैंग्वेज से, एक एरिया से दूसरे एरिया को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ट्रीटिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग मीन हाइपोथेसिस rather than as fact। आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करते हैं, ट्रीट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को इस तरह से समझें कि क्या हो रहा है, मतलब आप उसको अपनी उससे अंडरस्टैंडिंग से समझते हैं। जो आप लाजमी बात है जब आप किसी और लैंग्वेज कोई और लैंग्वेज आपके सामने बोली जा रही हो तो उसके कुछ अल्फाज अगर आपको थोड़ी बहुत नो हाउ है तो जब आपको समझ लगती है तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ कर रहे होते हैं उस वक्त। अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को मिनिमाइज़ करने के लिए, आप किसी दूसरी भी ज़बान को समझने के लिए आप वो जो जेस्चर्स यूज़ कर रहे हो रहे हैं, सिग्नल यूज़ हो रहे होते हैं, आप उनके थ्रू अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सिलेक्शन ऑफ वन ऑफ द अल्टरनेटिव अमंग मैनी इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। आपके पास बहुत सी अल्टरनेटिव या ऑप्शन या चॉइसेस मौजूद हैं, आप उनमें से कोई एक लेते हैं तो ये डिसीजन मेकिंग कहलाता है। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, फ्रेडरिक हेर्ट्ज़बर्ग ने मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी है। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के कितने लेवल होते हैं, कौन बताएगा? सर 2 लेवल होते हैं। इसका एक और नाम है 2 फैक्टर थ्योरी या डुअल फैक्टर थ्योरी। मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी का नाम डुअल फैक्टर थ्योरी या 2 फैक्टर थ्योरी है। सेटिस्फायर और डिससेटिस्फायर ये दो जो है इसके कंपोनेंट होते हैं मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी की। जो सेटिस्फायर होता है वो मोटिवेट करते हैं, जो डिससेटिस्फायर होते हैं वो हाइजीन कहलाते हैं, जैसे सैलरी वगैरह है। उसके बाद इन रियलिस्ट स्कूल द करिकुलम वुड बी फोकस रेदर शार्पली ऑन, इसमें किस चीज़ के ऊपर, नेचुरल एंड बिहेवियरल साइंसेस के ऊपर फोकस किया जाता है रियलिस्ट के करिकुलम में, क्योंकि रियलिस्ट जो है वो बात करते हैं किसकी, फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं और जो सेंसेस की बात करते हैं। यही बात फिर नेचुरलिस्ट भी करते हैं। तो यहाँ से आपने क्लू लेना है कि नेचुरलिस्ट और रियलिस्ट की जो थिंकिंग है वो सेम है।
उस पॉइंट ऑफ व्यू से, फिज़िकल ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन एड्रेसिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द करिकुलम, pragmatist teacher would most likely to encourage the student to address it as they believe they should। वो क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप काम कर सकते हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, तो प्रैग्मेटिस्ट जो है उनको तैयार करते हैं अब उनकी प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। ओबीडियंस, स्कॉलरशिप एंड कंफर्मिंग टू रूल्स एंड नॉर्म्स इज़ एक्सपेक्टेड इन आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट का जो मेजर फोकस होता है वो किस चीज़ के ऊपर होता है, ये चूँकि हम रिलीजियस फ़िलासफ़ी हम कहते हैं कि ये एक रिलीजियस फ़िलासफ़ी है, तो ये इस तरह की जो चीज़ें ओबीडियंस है, स्कॉलरशिप है, कंफर्मिंग टू रूल है, ये चीज़ें आइडियलिस्ट से रिलेटेड हैं। एम्फेसिस इज़ गिवन टू लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड जो है पेरिनियलिज़म की जो है वो पेरिनियलिज़म की, इसी तरह जो आइडियलिज़म है, इन दोनों फ़िलासफ़ी का ये बेस्ट मेथड है। हॉरिजेंटल लीडरशिप ऑफ रिलेशनशिप ऑफ द करिकुलम एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन। करिकुलम की इंटीग्रेशन दो तरह से होती है, याद रखिएगा, एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजेंटल। वर्टिकल से क्या मुराद है, छठी क्लास की जो मैथ है इससे मिलते जुलते कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट 7वीं में भी होंगे, 8वीं में भी होंगे, ठीक है। अब आप जो है उसमें वर्टिकल में हम इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को, इसकी हम अभी एक और भी टाइप्स देखेंगे, इंटर और इंट्रा। तो सब्जेक्ट को आप अक्रॉस ग्रेड लेवल, अक्रॉस जो है वो लेवल्स क्या करें, आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। डिफरेंट ग्रेड लेवल पर सब्जेक्ट्स आपस में इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। दूसरी होती है हॉरिजेंटल, एक ही ग्रेड लेवल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, आपस में मर्ज कर रहे होते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो इसको हम क्या कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं, हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन। अब इसके साथ साथ इसकी जो इंटीग्रेशन हम करते हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। एक होती है इंट्रा डिसिप्लिनरी और दूसरी होती है इंटर डिसिप्लिनरी। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, एक ही एरिया में से, जैसे साइंस है इसकी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, जनरल साइंस हम बना देते हैं, ये इंट्रा डिसिप्लिनरी है। एक ही डिसिप्लिन के अंदर हमने उसके सब एरियाज, सब ब्रांचेस को मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया, ये क्या कहलाएगा, इंट्रा डिसिप्लिनरी। जैसे जनरल साइंस है, अब इसमें मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सारे सब्जेक्ट शामिल हो जाते हैं। दूसरा होता है इंटर डिसिप्लिनरी। इंटर डिसिप्लिनरी में दो डिफरेंट सब्जेक्ट को हम इकट्ठा कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ मुशर्रती उलूम पढ़ाया जाता है, सोशल स्टडी, इसमें इस्लामियात भी शामिल होती है, इसमें जियोग्राफी भी शामिल होती है, इसमें इकोनॉमिक्स भी शामिल होती है, इसमें सारे सब्जेक्ट शामिल। अब ये इसमें इंटर है, डिफरेंट, ठीक है, बिटवीन या अमंग मोर, 2 और मोर देन 2, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा मुख्तलिफ मज़ामीन डिसिप्लिन को हम इकट्ठा करते हैं। ये सवाल आएगा आपके इम्तिहान में, मैं पहले बता रहा हूँ। इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू जनरल फ़िलासफ़ी वैल्यूज़ आर डिराइव्ड फ्राम अ सेट ऑफ, कहाँ से जो है वो हम लेते हैं, थिंग्स से, रिलेशन से, स्पिरिट से, एक्ट से, थिंग्स से एंड रिलेशन से, थिंग्स से, एक्ट से, आइडियाज़ से। स्पिरिट, एक्ट्स, थिंग्स, आइडियाज़, रिलेशन से हम क्या लेते हैं, अपने जो है वो वैल्यूज़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल फ़िलासफ़ी वैल्यूज़ आर डिराइव्ड फ्राम, वैल्यूज़ हम कहाँ से लेते हैं, रिलेशन से भी लेते हैं हम वैल्यूज़, थिंग्स से, ऑब्जेक्ट से भी लेते हैं, आइडियाज़ से भी लेते हैं, अपने एक्ट से भी लेते हैं। वैल्यूज़ आर क्रिएटेड एज अ रिज़ल्ट ऑफ सोशल ह्यूमन इंटरेक्शन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म फ़िलासफ़ी। इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल करना, एक्सपीरियंस करना। तो एक्सपीरियंस या प्रैक्टिकल, ये किस फ़िलासफ़ी का थीम है, ये प्रैग्मेटिज्म का है। अथेंटिक नॉलेज इन रियलिज्म इज़ गेन थ्रू एम्पिरिकल नॉलेज। एम्पिरिकल नॉलेज को सर एक्सपीरियंस का तो रियलिस्ट पे बेस होता है ना, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, नॉट एक्सपीरियंस है, वो सेंसरी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, याद रखिएगा। इसमें बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और सेंसरी एक्सपीरियंस। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। जो रियलिस्ट बात करते हैं वो कहते हैं एम्पिरिकल नॉलेज की, अगला क्वेश्चन भी यही है, सेंसरी एक्सपीरियंस की बात वो करते हैं, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात नहीं करते। और जो है ना बात इनकी प्रैग्मेटिज्म की, प्रैग्मेटिज्म बिलीव करते हैं प्रैक्टिस पे, एक्सपीरियंस के ऊपर, ठीक है। सेंसेस यानी देख के चीज़ समझना, सूंघ के चीज़ समझना, चख के चीज़ समझना, ये सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। इसको एम्पिरिकल, इससे जो नॉलेज मिलता है इसको हम क्या कहते हैं, एम्पिरिकल नॉलेज, ठीक है।
जी, ओवर राइडिंग पर्पज़ ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिस्ट का क्या बिलीफ है? हेल्प द यंग टू बिकम फुली अथेंटिक बीइंग। एक इंडिविजुअल को क्या करना, उसको अपनी ज़ात में मुकम्मल करना, अथेंटिक बनाना। स्किल यानी इसका एग्जिस्टेंशियलिज्म का फोकस जो है एक इंडिविजुअल की अपनी ज़ात के ऊपर होता है कि वो खुद मुख्तार है, वो ही अपने फ़ैसले खुद करेगा, खुद को खुद ही अथेंटिक बनाएगा अपनी चॉइसेस से। स्किल दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट कॉन्शियस थाट आर कॉल्ड ऑटोमेटिक बेसिक स्किल्स। वो स्किल्स जो कि किसी भी कॉन्शियस थाट के बग़ैर हम अप्लाई करते हैं, यानी हमारे इन बिल्ट मौजूद होती हैं हमारे अंदर एक पोटेंशियल अल्लाह ताला की तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटोमेटेड बेसिक स्किल्स कहते हैं। परसेप्शन में बी बेस्ट थाट ऑफ द मीनिंग वी अटैच टू सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो हम सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको जो हम मीनिंग देते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? परसेप्शन कहते हैं। कंप्रीहेंशन शुड प्रोसीड द मेमोराइजेशन। सो वन ऑफ द बेस्ट स्टेज फॉर हेल्पिंग योर स्टूडेंट टू लर्न देयर मटीरियल इज़ टू मेक इट मीनिंगफुल। कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। कंप्रीहेंशन शुड प्रीसीड मेमोराइजेशन। सो वन ऑफ द बेस्ट strategies for helping your student to learning their material is to make it meaningful. A term used to describe people's awareness of their own intellectual functioning and monitoring of how effectively they are learning is metacognition. Thinking about own thinking. लोगों का अपनी सोच के बारे में, अपनी थिंकिंग, अपनी प्लानिंग के बारे में खुद सोचना कि इसको कैसे मज़ीद हम बेहतर कर सकें, इसको हम क्या कहते हैं? मेटाकॉग्निशन कहते हैं। जी, शराज जो है वो मिस्टर शराज, ये एक टीचर हैं, वो बेकिंग सोडा को मिक्स कर देते हैं क्लास में विनीगर सिरका के साथ। वो अपने स्टूडेंट को ये चीज़ जो है वो दिखा रहे हैं और स्टूडेंट को वो मोटिवेट कर रहे हैं कि यही परफॉर्मेंस जो है, मैं इसको रीड कर लेता हूँ। मिस्टर शहबाज शिराज begins his science class by mixing baking soda with vinegar and tell his student to experiment at their station and record their finding. अब स्टूडेंट को वो एक चीज़ प्रैक्टिकली करके दिखाता है, वो कहते हैं कि आप भी ये करें और इसकी जो फाइंडिंग है वो मुझे बताएं, उनको रिकॉर्ड करें। ये गाइडेड डिस्कवरी है जिसमें वो पहले गाइडेंस दे रहा है और उनको डिस्कवरी पे इनकरेज कर रहा है। इसके बरक्स होती है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, वो सिंपली पढ़ा देता है। मैं बताऊँगा आगे जाके कहीं। ड्राइंग कंक्लूजन बाय अप्लाइंग रूल्स और प्रिंसिपल इज़ कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। और अगर हम पहले जो है वो क्या करें, एग्जाम्पल दें और बाद में जो है वो क्या करें, जो है उस पर जो रूल्स और प्रिंसिपल पे जाएं, एग्जाम्पल पहले दें, तो इसको हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। स्टूडेंट हु लाइक टू स्टडी विद द म्यूज़िक ऑन आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चे जो म्यूज़िक को पसंद करते हैं, अब ये उनकी लर्निंग प्रेफरेंसेस हैं। कोई म्यूज़िक को पसंद करता है, कोई मैथमेटिक्स को, कोई आर्ट को, तो ये कोई मीडिया को, कोई मास कम्युनिकेशन को, तो ये हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं, इंटरेस्ट होता है। when teachers of regular education। सेल्फ इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जी, सेल्फ इंस्ट्रक्शन है, हम एक टर्म पढ़ेंगे हैटागोजी, ठीक है। हैटागोजी को कहते हैं ख़ुद को खुद पढ़ाना, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक क्या करना, चीज़ सेलेक्ट करना और अपने पेस के मुताबिक उसको आगे लेके चलना। इसको सेल्फ इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ख़ुद को खुद इंस्ट्रक्शन देना। When teacher of regular education class have several children, इसको ये सेल्फ इंस्ट्रक्शन उसकी ये समझ लें कि डेफिनेशन है हैटागोजी की। When teacher of regular education class have several children with disabilities and classes far apart or all of the day, they are involved in mainstreaming। इंक्लूसिव एजुकेशन का दूसरा नाम क्या कहलाता है? इसको मेन स्ट्रीमिंग भी कह सकते हैं, क्योंकइसमें टीचर जो है वो सारे बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा होता है एट अ टाइम। मिस्टर समीनाज क्लास हैज़ प्रैक्टिस्ड द फायर ड्रिल सो मैनी टाइम्स दैट व्हेन द अलार्म रिंग्स दे नो एग्जैक्टली विच रूट टू फॉलो। ये क्लासिकल कंडीशनिंग है कि
एक अलार्म के साथ पता होता है बच्चे ये अलार्म बजेगा तो ये रूट है हमारा, ठीक है। अब एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एसोसिएट कर दिया गया है तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। और दूसरी होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, रिवार्ड या पनिशमेंट की बेस पे बच्चे के बिहेवियर में तब्दीली जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग ये किसने दी थी? इवन पावलोव ने दी थी, रशियन थे पावलोव ने। जी। और दूसरी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो स्किनर ने दी थी। स्किनर ने। का एक और मेजर वर्क है, कौन बताएगा? बिहेवियरिज्म से लिंक करता है। बिहेवियरिज्म से रिलेटेड दोनों हैं। बिहेवियरिज्म, प्रोग्राम लर्निंग, यस प्रोग्राम लर्निंग, यस प्रोग्राम लर्निंग जो है ये स्किनर ने दी थी। अ टीचर टीचिंग अप्रोच दैट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट गिवन एनफ टाइम एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट कैन अटेन एनी लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसको हम क्या कहते हैं? मास्टरी लर्निंग कहते हैं कि आप बच्चे को टाइम दें। अ टीचिंग अप्रोच दैट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट गिवन एनफ टाइम एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट कैन अटेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, कि आप जो है एक प्रॉपर टाइम दें बच्चे को और बच्चा जो है वो उसको स्किल को सीख ले, तो ये मास्टरी लर्निंग कहलाता है, ठीक है। ये दो तरह के सवाल भी डायरेक्ट आते हैं। लर्निंग क्यों नहीं है ये? जी डायरेक्ट लर्निंग भी तो हो सकता है ना, ये क्या हो बच्चा खुद सकती से है? मतलब सीख रहा है। डायरेक्ट लर्निंग नहीं, इसमें डायरेक्ट लर्निंग हो सकती है। इसमें डायरेक्टेड लर्निंग में वो जो है वो टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन होती हैं सारी की सारी, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड मास्टरी में वो एक स्पेसिफिक जो टास्क या स्किल है उसमें उस पर महारत जो है वो बच्चे को दे रहा है, उसमें साथ जो है वो टाइम भी प्रॉपर दे रहा है। तो जो होती है डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, उसमें तो वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता है और इसका कोई लेना देना नहीं होता। बच्चे चुप करके, बच्चे के पास सीखने का जो मौका है वो नहीं होता किसी भी स्किल को। स्टूडेंट हु आर taught by their teachers इसीलिए to set their own सर goals। इसीलिए डायरेक्ट लर्निंग को लेक्चर मेथड भी कहते हैं। यस, डायरेक्ट लर्निंग को लेक्चर मेथड भी कहा जाता है और इसका एक और नाम भी है डायरेक्ट ये इंस्ट्रक्शन का। टीचर सेंटर्ड है जी और कोई भी वो नहीं है। टीचर सेंटर्ड है, centered जस्ट तो डायरेक्ट ये- लर्निंग से जी रिलेटेड। जी टीचर सेंटर्ड तो ये है ही है। इसको जो है एक्सप्लिसिट लर्निंग कहा जाता है। जी याद आ गया मुझे। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लिसिट टीचिंग कहा जाता है, जबकि इनडायरेक्ट लर्निंग को यानी स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग जो मेथडोलॉजीज़ हैं उनको हम इम्प्लिसिट लर्निंग कहते हैं। एक्सप्लिसिट जी students who are taught by their teacher to set their own goals, monitor and evaluate their own progress and use self reinforcement is called self management strategy। बच्चा खुद अपनी असेसमेंट कर रहा हो। असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बच्चा कितना तैयार है, ये जो असेसमेंट की जाती है इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। बच्चा जब अपनी असेसमेंट खुद करता है तो इसको असेसमेंट एज लर्निंग कहा जाता है। और बच्चे ने क्या कुछ सीखा है इसकी जो असेसमेंट की जाती है इसको असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। तो ये असेसमेंट एज लर्निंग भी आप इसको कह सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है ये। उसके बाद ये कुछ जो है जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला बिलोंग्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सर ये पिछली बात दोबारा रिपीट करें सर, इस वो ऑफ और फॉर वाली दोबारा रिपीट करें सर। अब एक बच्चा लर्निंग के लिए कितना तैयार है, उसका प्रीवियस नॉलेज उसके पास कितना है, ये जो असेसमेंट की जाती है उसको असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है। लर्निंग के लिए जो असेसमेंट की जाती है उस असेसमेंट फॉर। और बच्चा जब अपने खुद करता है तो ये तो सिंपल सी असेसमेंट है। असेसमेंट ऑफ, ये जो असेसमेंट ऑफ है ये हमेशा बाद में की जाती है, जबकि असेसमेंट एज बिफोर या ड्यूरिंग होती है, ठीक है जी। उसके बाद है कंट्री बर्मा इज़ नाउ कॉल्ड, बर्मा का नाम म्यांमार है। और नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के रहने वाले थे। रशिया का कैपिटल मॉस्को है। और वर्ल्ड वार 2 1939 से 45 में हुई थी। प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इज़ कॉल्ड अबू अल बशर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सूरह रहमान को ब्राइड, कुरान की दुल्हन या उरूसुल कुरान कहा जाता है। शिंतोइज़्म जापानीज़ रिलीजन है। इमाम अबू हनीफ़ा
ये एक जज थे, काजी थे, ज्यूरिस्ट थे। अल्लामा इकबाल स्टडीड एट दिस यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज एंड हेडलबर्ग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द रिवर ऑफ द पंजाब इज़ एसोसिएटेड विद सोनी माहिवाल। चिनाब रिवर जो है इससे रिलेटेड है। मंगूपुर इज़ फेमस फॉर सल्फर स्प्रिंग। ऑनिक्स इज़ अ टाइप ऑफ मार्बल। करंटली हाउ मनी कंट्रीज़ होल्ड द स्टेटस ऑफ ऑब्जर्वर इन यूनाइटेड नेशंस। ये उस वक्त 2 था, अब मुझे नहीं पता ये कितना है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं। विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। अभी 2 है, एक वेटिकन जी? सिटी और एक पैलेस्टाइन है। जी अब भी 2 ही हैं सर, एक वेटिकन सिटी है और एक पैलेस्टाइन है। जी, थैंक यू। विच इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। वीनस। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ड्यूरिंग विंटर इंक्रीज। और mark the synonym of talent ability. Choose the correct sentence. She is the sole survivor of the tragedy. Which one is the antonym of filthy? Clean. ये एक मैथ का क्वेश्चन है, ये भी आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये हमने जो है एक पास पेपर अभी सॉल्व कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, अब ये देखें कि मेरे पास इतना टाइम अब नहीं है कि मैं एक एक